The fourth topic of Part 1 FSC Biology, Chapter 1, is Living Word in Time. Living Word in Time, the first point is fossil evidences. Fossil evidences हमें बताते हैं कि लाइफ कितने टाइम से जा रही है. Fossil provide evidence of past life and its evolution. वो हमें बताती है कि माजी में ज़िंदगी किस तरह की थी और किस तरह से एवोल्यूशन हुई और किस तरह से इवॉल्व होना शुरू हुए. ओल्डर फॉसिल लाई इन डीपर सेडिमेंट्स लेयर अनलेस डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ये कह रहे हैं कि फॉसिल्स जब हम देखते हैं तो वो सेडिमेंट्री लेयर में मिलते हैं. ये लेयर्स जो है ना, इन पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. सेडिमेंट्री लेयर जो होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फॉसिल्स के रिकॉर्ड आज तक मिले हैं. रेडियो एक्टिव डेटिंग. रॉक्स आर एज बाय मेजरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. अब जो रॉक्स होती हैं, ये जो मिनरल्स और डिफरेंट मिनरल्स जब मिल के एक सॉलिड सा मटेरियल बनाते हैं तो उसको हम रॉक्स कहते हैं. तो रॉक्स जब हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ये रॉक्स कितनी पुरानी है या एवोल्यूशन जब हो रही है, कब से लाइफ शुरू हुई है, ये रॉक किस टाइम की है, तो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को देखते हैं. अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स उनको कहते हैं किसी भी कार्बन के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है. उनकी मास नंबर डिफरेंट होने की बेस पे वो क्या होता है कि हम उनको जज कर सकते हैं. मोस्टली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में हम लोग कार्बन को यूज़ करते हैं, कार्बन 14. विद द पैसेज ऑफ टाइम कार्बन क्या करता है, मरना शुरू हो जाता है, डीके होना शुरू हो जाता है. इसके डीके होने के पीछे ये होता है कि ये जितने ही टाइम में डीके होता है उसकी हमें हाफ लाइफ पता होती है कि लाइक एक कार्बन 14 से 12 पे आया है, डैट हम ये कह रहे हैं कि उसको 10 साल लगे हैं. तो इसका मतलब कि अगर वो C10 रह गया है तो हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि 20 साल, 30 साल, 40 साल, कितने साल पुरानी है ये रॉक. ओल्डर लेयर कंटेन फीवर रेडियो एक्टिव आइसोटोप. वो कह रहे हैं कि जितनी पुरानी होगी उस लिहाज से उसकी आइसोटोप्स भी वही होंगे. टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन. फॉसिल इन द सेम लेयर इंडिकेट ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द सेम जियोलॉजिकल पीरियड. वो कह रहे हैं कि अगर एक फॉसिल हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिला है और सेडिमेंट्री लेयर से मिला है, सॉरी, तो ये उसके साथ हमें दूसरा, तीसरा, चौथा ज़्यादा फॉसिल्स मिल रहे हैं. इसका मतलब ये है कि वो सारे सेम टाइम ही इकट्ठे रहते थे. अब इकट्ठे रहते हैं और जैसे ही वो ऊपर लेयर आ गई तो वो सारे नीचे चले गए. जब हम उनका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में देखते हैं तो हमें उनकी कोएग्जिस्टेंस मिलती है. सेकंड पॉइंट है फाइलेटिक लीनिएज. फाइलेटिक लीनिएज में हम लोग जो सबसे पहले बात कर लेते हैं उसकी एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं. लाइफ इवॉल्व बाय फाइलेटिक लीनिएज. फाइलेटिक लीनिएज का मीनिंग क्या है? एंसेस्टर से डिसेंडेंट स्पीशी की सीक्वेंस को, कि जैसे एक एंसेस्टर था उससे आगे लाइफ इवॉल्व हुई और लाइफ इवॉल्व इस तरह से हुई कि आगे वो सिर्फ इंसेस्टर एक ही है और आगे पूरी उसकी जो फैमिली है वो चली आ रही है एक स्ट्रेट सीक्वेंस से. इधर उधर ब्रांचिंग नहीं हुई, उसको हम कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज. उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, लेफ्ट फेवर फॉसल रिकॉर्ड्स, यानी कि उनके जो फॉसल रिकॉर्ड्स होते हैं ना वो कम कम मिलने में आते हैं. और क्योंकि हार्ड बॉडी जो होता है वो इजीली हमें मिल जाता है, सॉफ्ट बॉडीज ज़रा मुश्किल होता है. इसमें सेकंड पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो एस्टिमेटेड टोटल स्पीशीज़ जो है ना वो 5 to 30 मिलियन है अभी तक एस्टिमेट के मुताबिक. नाउन स्पीशीज़ जो हैं वो 2.5 मिलियन है जिसमें से 53.1% इंसेक्ट्स हैं और 17.6% वेस्कुलर प्लांट्स हैं. थर्ड पॉइंट है बायोलॉजिकल मेथड. बायोलॉजिकल मेथड में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें किन स्टेप से गुजरना पड़ता है. सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं. हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, इसको हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते. ऑब्जर्वेशन की वो टाइप की बात कर रहे हैं कि ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है. क्वालिटेटिव जो होता है वो क्वालिटी की बात होती है. क्वांटिटेटिव जो होता है वो काउंटिंग, जैसे हम काउंट कर सकते हैं कि 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, इस तरह. हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस जो होता है वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जर्वेशन की एक टेंटिव एक्सप्लेनेशन
कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये बात करूँ कि मुझे ऐसे लगता है, मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये कह रही है कि कल धूप निकलेगी। एक मैं सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। या हम धूप सूरज से लेते हैं। मैं एक सिर्फ़ देख के ऑब्ज़र्व करके ये चीज़ बात कर रही हूँ कि उसके साथ हमें रेज़ आ रही हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। एक ऑब्ज़र्वेशन की बेस पे, एक आम सी एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। फ़ॉर्मूलेटेड थ्रू डिडक्टिव और इंडक्टिव रीज़निंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीज़निंग में जो डिडक्टिव रीज़निंग है, उसमें हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफ़िक से जनरल से स्पेसिफ़िक की तरफ जाते हैं। तो इंडक्टिव रीज़निंग में हम स्पेसिफ़िक से जनरल की तरफ जाते हैं कि हम एक बात कर रहे हैं कि जैसे कि जितने भी मैमल्स हैं, उनके पास लंग्स होते हैं। डिडक्टिव रीज़निंग की बात कर रही हूँ। फिर हमने कहा कि व्हेल जो है, वो एक मैमल है, ठीक है? तो फिर हम बात करेंगे, इसका मतलब व्हेल के पास भी लंग्स हैं। तो ये इस तरह ये रीज़निंग होती है। अब उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं कि जो बात हमने की है, उसमें हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, वो कितनी इंश्योर है। उसके बाद थ्योरी बनाते हैं। थ्योरी होता है सीरीज़ ऑफ टेस्टेड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो हमने दिया होता है, उस पे फिर हम टेस्ट अप्लाई करते हैं, डिफरेंट थ्योरीज़ लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट किस्म के टेस्ट ऑब्जर्वेशन करके टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम उसको थ्योरी बना देते हैं। और प्रोडक्टिव थ्योरी जो होती है ना, सुजेस्ट न्यू हाइपोथेसिस। एक जो हाइपोथेसिस है, अगर वो पास हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाता है। उसके बाद अगर थ्योरी डिफरेंट टेस्ट में पास हो जाती है और डिफरेंट लोग उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं, तो वो साइंटिफिक लॉ हो जाता है। सपोर्टेड थ्योरीज बिकम लॉ। एग्जाम्पल हार्डी वेनबर्ग लॉ। बायोलॉजी एंड सर्विसेज टू मैनकाइंड, हमारा फोर्थ वाला टॉपिक। इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह हमने बायोलॉजी का यूज़ करके इंसान को सारी सहूलतें प्रोवाइड की हैं, ठीक है? किस तरह ये ह्यूमंस के लिए, किस तरह मैन के लिए ये एक अच्छा सर्व कर रहा है। इसमें सबसे पहले हम बात कर देते हैं फूड प्रोडक्शन की, फिर हम बात करेंगे डिजीज़ कंट्रोल की। सबसे पहले फूड प्रोडक्शन की बात करें, तो हमने बायोलॉजी को यूज़ करके इस तरह की फूड बनाई है कि जिसमें यील्ड भी हमें ज़्यादा मिले, हमें मिकदार में भी वो ज़्यादा मिले, जिसमें डिज़ीज़ की रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो उन प्लांट्स में, उन एनिमल वेराइटीज़ में। इसकी हम अगर बात करें, बड़ी छोटी सी एग्जांपल की बात करें और बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल की बात करें, तो हम हैन की एग्जांपल ले सकते हैं कि अब हैन है, वो 50 डेज़ के अंदर अंदर रेडी हो जाती हैं। अगर हम पहले बात करें, जब हम बायोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे थे, तब हैन 6 मंथ्स के अंदर रेडी होती थी मोस्टली। सेकंड पॉइंट है इसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग टू क्रिएट ट्रांसजेनिक प्लांट। हम इस तरह के प्लांट बना रहे हैं, हम डिफरेंट वेराइटीज़ से डिफरेंट वेराइटी एक ही चीज़ में हासिल करने के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहे हैं। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, हम इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं कि जिससे हम क्या करें, पेस्ट कंट्रोल की, उन पे जो डिजीज़ अटैक करती हैं, जो चीज़ें अटैक कर रही हैं, उनको हम क्या करें, कंट्रोल कर लें। सेकंड पॉइंट है डिजीज़ कंट्रोल। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या होता है कि हम अवॉइड करते हैं डिजीज़ की ट्रांसमिशन को। हम लोग इस तरह से करें कि हम एहतियाती तदाबीर यूज़ करना शुरू हो गए हैं कि हमें इस डिजीज़ को अवॉइड करना है। एग्जाम्पल HIV और हेपेटाइटिस। अब हम क्या करते हैं, हम गंदा पानी पीने से अवॉइड करेंगे। हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम लोग मिनरल वाटर यूज़ करें ताकि हमें डिज़ीज़ ना मिले, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि हेपेटाइटिस जो है, सबसे पहले ये गंदा पानी पीने से होता है। उसके बाद वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है कि हम लोग उस डिज़ीज़ के आने से पहले ही खुद को उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट रेडी कर लेते हैं। इम्यून इम्यून हम अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि हम उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट लड़ सकें। एग्जाम्पल पोलियो। और फिर हम ट्रीटमेंट की बात कर लें, तो एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। रेडियोथेरेपी, कीमियोथेरेपी फॉर कैंसर। कैंसर इतना एक बुरी डिज़ीज़ है, उसके अगेंस्ट हम लोग रेडियोथेरेपी और कीमियोथेरेपी यूज़ कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। और सबसे बड़ी एडवांसमेंट जीन थेरेपी, हम लोग जीन डिफेक्टिव जीन को निकाल के उनको रिप्लेस कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी एडवांसमेंट है बायोलॉजी में। हमारा फिफ्थ पॉइंट है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है,
जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग को बनाना क्लोनिंग कहलाता है लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस में अगर हम देखें तो हॉर्सेस जो है ना, वैल्यूएबल एक एनिमल है, उसकी हम क्लोनिंग करते हैं। और एक कंट्रोवर्शियल ह्यूमन एम्ब्रियो क्लोनिंग, कि कंट्रोवर्शियल ह्यूमन एम्ब्रियो क्लोनिंग का मतलब ये है कि अब वो क्या कर रहे हैं कि ह्यूमंस के एम्ब्रियो बनाने की भी क्लोनिंग के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत डिबेट टॉपिक है। जो हमारे पास 6 पॉइंट आता है, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोल्यूशन हो किस तरह से रही है। इंडस्ट्रियल वेस्ट और हैवी मेटल्स, और जैसे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, ऑटोमोबाइल, ये क्या करते हैं, ये हार्म कर रहे हैं हमारे इकोसिस्टम को। हार्म कैसे कर रहे हैं? इनसे जो धुआं निकल रहा है, जो हैवी मेटल्स निकल रही हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जब जाता है नहरों के अंदर, नदी नालों के अंदर, तो उसके पानी को ख़राब कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा हमारी फिशीज़, हमारा जो इकोसिस्टम है वाटर का, वो ख़राब हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, सब कुछ ख़राब हो रहा है। फ्रेश वाटर लाइफ इन पाकिस्तान इज़ डिक्लाइनिंग। फ्रेश वाटर जो लाइफ है, वो क्या कर रही है, दिन ब दिन बुरी होती जा रही है। इसके सॉल्यूशंस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन क्या होता है? किसी ऐसे प्लांट को हम लोग ग्रो करवाएँ जो इन हैवी मेटल्स को अब्ज़ॉर्ब कर ले, जैसे कि एलजी। और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए, उनकी कंज़र्वेशन की जाए। और तीसरी बात क्या है? यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल। ऐसा पेट्रोल यूज़ किया जाए जिसमें लेड ना हो।